उम्मीद है इस बार जुड़ जाएंगे, क्योंकि इनबॉक्स से ट्राई कर रही थी दीदी, फ्रंट फ्रंट से ट्राई करने से जुड़ेंगे। टेक्निकली वे भी अगर हमको फॉलो करेंगे तो फिर आसान हो जाएगा। मंजूश्री चटर्जी, मंजूश्री चटर्जी जी, आपका स्वागत है हमारे। नमस्ते सुनीता जी। जी दीदी नमस्कार, मैं दिख रहा हूँ आपको? नमस्कार। आप आपको दिख रहे हैं पर बेड़े बेड़े दिख रहे हैं। आप सीधे अगर आ जाए हाँ, तो होगा। वो आपको कैमरा सीधा करना पड़ेगा दीदी, हमें जैसे करना अपन फोन, हाँ जैसे फोन सुनते हैं ना उसी तरह सीधा घुमाना पड़ेगा। कैसे घुमाए भाई? ये क्या ट्राइपॉड में लगा हुआ है? अरे मैंने सब में ट्राई कर लिया, फिर फाइनली आईपैड में लगाया। नहीं, अब ये इसको घुमा लेंगे तो जो आप सीधे हो जाते तो ये टेढ़ी हो जाती है। ये ठीक है ना? अच्छा, लेग्स हाँ लेग्स बिल्कुल ऐसे। ओके ओके ओके। पापा इसे खड़ा करने का उपाय कोई बताओ। पापा जी को भी चरण स्पर्श मेरा कहिएगा। हाँ, पापा जी को भी चरण स्पर्श कहिएगा मेरा। पापा जी ये हमारे मुझे पति भी देव को कह पापा कहते हैं, तो वो अपनी फाइलें मुझे भी नोट करते हैं पापा। मुझे भी कहने का मन होता है। आप कहती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। बस थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक मिनट। इसीलिए इतने पहले से इनसे कह रहे थे प्लीज हमारा कर दो। नहीं अभी कोई जनता, बहुत अभी जनता तो नहीं है। नहीं नहीं, तो भी कोई बहुत अनौपचारिक है, इसलिए अच्छा चाय अच्छा, वाय भी रख लीजिए पास में, अगर आपको ठीक लगे, चाय वगैरह, चाय हमने पानी। पानी रख दिया है। हमें पानी हमारा प्रिय पेय है। अब ये थोड़ा थोड़ा सा कैमरा नीचे हो नहीं, और आप ऊपर हो। लोग अगर हम ऐसे करें ना तो देखिए कितना हाँ हाँ, बढ़िया जा रहा है। आप ऐसे हो जा रहे हैं ना। आप अपना वो घुमाइए ना। नहीं मैं घुमा लूंगा, लेकिन फिर जो जो लोग हमको देख रहे हैं ना, हाँ, वो लोग जो भी लिख रहे होंगे वो पर्दे में नहीं आएगा। अच्छा अब ठीक हो गया। ये है, अच्छा ये पोजीशन। हाँ, इसमें जो सामने टेक्स्ट आ रहा है वो आप देख सकेंगे, कितने लोग आए हैं, क्या पूछ रहे हैं, जान रहे हैं अच्छा। ये। हाँ ये हमारा, हम ऊपर और आप नीचे आ सकते हैं तो हमारे आई लेवल पे आ जाएगा। नहीं हो सकता वो। हाँ, वो मुश्किल है जो जिनसे बात हो रही होती है वो, अच्छा, ये पोजीशन ही बनती है लाइव होने के बाद। ओके ओके। एक छोटा सा 1-2 इंच आप इधर लेफ्ट साइड और थोड़ा सा, हाँ ये बिल्कुल ठीक पोजीशन, बहुत अच्छा बना। ठीक है। ठीक है, चले बिल्कुल ठीक है। मुझे बहुत घबराहट थी क्योंकि ये नया मीडियम है ना, हमें इसके बिल्कुल जानकारी नहीं है। अरे नहीं दीदी, आपसे लोग घबराते हैं, आपको क्या घबराने की जरूरत भैया, हाथ में कलम पकड़ के लिखना एक बात है, कंप्यूटर पे लिखना दूसरी बात है। उसी तरह की बात है ये नया नया। है। अच्छा, हाँ, ये बहुत एकदम पोजीशन बढ़िया बन गई, अब कहीं कोई समस्या नहीं है। ओके इस तरह से हम ओके। लोग अब नहीं, बात कर सकते हैं। ओके। हाँ, और बैलेंस कर लो आप चाहो तो, ठीक केवल मेरी तो शक्ल ही आ रही, कोई बात नहीं। मैंने आपके लिए साड़ी बेकार पहनी। है। ठीक है, देखिए कितने सारे लोग आते चले जा रहे हैं, रीता देव जी आ ये रही हैं। आपके कारण, ये सब आपके कारण। अरे नहीं नहीं, आपकी लोकप्रियता है ये। नहीं दीदी ऐसा नहीं। आप ये सब आप कह के मुझे तो बहुत क्या बताऊं, मैं कुछ कह ही नहीं पाता। नहीं नहीं, सच्ची में हम कह रहे हैं। मैं इतने लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है फेसबुक पर भी, वो केवल आपके कारण। नहीं, ये सब आपकी सदाशयता, यही तो बड़ी बात है। मेरे लिए तो आप कितने वर्षों से हमेशा आदरणीय, और मैं इस बात को अपना सौभाग्य मानता हूँ। निशी सिंह, कथक, ये सब आपको नमस्कार, सब दीदी को नमस्कार कर रही हैं, आप देखो। तो मेरा भी बहुत नमस्कार सबको।
इधर मध्य प्रदेश से बहुत मैं सबके नाम लेता चलूंगा बीच बीच में, जी जी और सब आते जा रहे हैं। ये देखिए, जी जी जी। देखिए इन्होंने लिखा है। सुनीता राजा भी है, माय गुडनेस। हाँ हाँ, वही। तो ये सब बड़ा अच्छा लग रहा है कि आप, और खास तौर से ये दीदी आपको बताना चाहेंगे कि कोरोना काल में जो पिछले 2-3 महीने में क्या किया जाए, और हम सब लिखने पढ़ने वालों के सामने जो संकट रहा है, तो ये बातों बातों पे कार्यक्रम का हमको विचार सूझा, हम्म, और अपने कुछ मित्रों से बात करके हमने इसकी शुरुआत की, जी और इसमें यही कोशिश की कि सभी जो लेखक हैं, कलाकार हैं, जो भी इस कार्यक्रम से जुड़ते हैं, अपनी उदारता के साथ तो हम इस रास्ते पे थोड़ा सा आगे बढ़ सकेंगे। तो अब आपके आशीर्वाद से ये आज एक राउंड फिगर 80 पे आया है, और आप विशिष्ट मेहमान आज नहीं, हैं। मैं सभी मित्रों का स्वागत करती हूँ जो जुड़ रहे हैं, और ये सब आपकी महिमा है वैसे। नहीं नहीं, आपके आपके आने से इस पूरे कला जगत पे जो भी लोग इस समय यहाँ पर आ रहे हैं, जी उन सबको बहुत अनूठी बातें आपके अनुभव से जुड़ी हुई जानने को मिलेंगी। ये कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा लंबा अनुभव नहीं, आपने दिया। आपका इतना विस्तार रहा है अलग अलग क्षेत्र के लोगों से, तो ये बात तो जाहिर है कि अनुभव संसार हर एक का अलग होता है, और अलग अलग क्षेत्र के लोगों को आपने यहाँ पर हम लोगों से मिलाया, ये बहुत बड़ी बात है। तो आपने मुझ नाचीज को इस काबिल समझा, ये मैं आपकी चरण स्पर्श करता हूँ दीदी। आप हमेशा ये अफजल ध्रुपद ध्रुपद गायक हैं। सब सभी गांधी कथा कहती है, डॉक्टर शोभना राधा कृष्ण वो भी हैं, अभी सुनने आई हैं। तो विनय उपाध्याय जी, वाह, विनय उपाध्याय बहुत भी ज्वाइन हुए हैं। बहुत लोग दिख रहे हैं। जी तो ये सब आपको सुनना चाहते हैं, एक उस पूरी यात्रा के बारे में जानना चाहते हैं जो कला से सरोकारों को लेकर शुरू होती है। तो थोड़ा सा कुछ पुरानी स्मृतियों में आपसे जाने की मैं प्रार्थना करूंगा, और कुछ कहानी की तरह सुनाइए कि कैसे। अम, सच बात ये है कि मुझको खूबसूरती से प्यार है। वो खूबसूरती चाहे प्रकृति की हो, चाहे शब्दों की हो, चाहे सुर की हो, चाहे इंसान के अंदर की हो। जी और मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ और नमन करती हूँ अपने माता पिता और गुरुओं को, जिन्होंने सौंदर्य को सराहने का सलीका सिखाया, जी किसी भी अच्छी चीज को सराहने का। और मेरा जन्म एक पूर्वी उत्तर प्रदेश का छोटा सा शहर है, गाजीपुर। मैंने इसको नहीं बंद किया, मैं ये बंद कर दूं। हाँ वहाँ मेरा जन्म हुआ था। और उस जमाने में टेलीविजन वगैरह तो होता नहीं था, बस रेडियो का सहारा था, और बड़ी अच्छी चीजें रेडियो पर भी आया करती थी। लेकिन हाँ मेरे परिवार में साहित्य और संगीत का बहुत अनुराग था। पिता हाँ को उर्दू शायरी और पर्शियन पोइट्री का बहुत शौक था, और माँ को संस्कृत और हिंदी का। माँ जी हमारे स्कूल में प्रधानाचार्य थी, और पिता मेरे डॉक्टर थे। तो जी पिता के जी पास हर तबके के लोग आते थे अपने उपचार के लिए, और बड़े अच्छे अच्छे संगीतज्ञ, गवैया उन्हें कहा करते थे गाजीपुर जैसी जगह में। तो हम्म, अलग अलग घरानों के गवैयों से मेरा परिचय हुआ, और हम्म, बहुत अच्छी चीजें देखी। वो छोटे छोटे गांवों में भी जब वो मरीज देखने जाया करते थे तो अक्सर हमें ले जाते थे। और मुझे याद है कि जन्माष्टमी के अवसर पे झूलना पड़ता था भगवान कृष्ण हाँ और राधा का, तो उसके हाँ उपलक्ष्य में बहुत बड़ा संगीत समारोह हुआ करता था, छोटे छोटे हाँ अंचलों में भी। जी जी और वहाँ ऐसे पखावजी, ऐसे गवैये, ऐसे ध्रुपदके, मतलब बिल्कुल अनजान, जिनका हम लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन क्या जिसे कहते हैं ना, वंशानुगत उनके शिराओं में उस संगीत का सुर और लय दौड़ा करती थी, और बहुत अच्छा संगीत। और रेडियो पर तो अच्छा सुना ही करते थे। मेरे यहाँ एक रिचुअल की तरह से रेडियो सुना जाता था। सुबह 8 बजे का चंक शास्त्रीय संगीत का, रात को जो आता है, अभी भी आता है, राष्ट्रीय कार्यक्रम आता है शास्त्रीय संगीत का। उसके हाँ अलावा 10 से 11 तक तो आज भी आता है और हमेशा ही आता था। तो शास्त्रीय संगीत सुनने का, गजलों का, भजनों का,
मतलब शब्दों से भी बहुत प्यार था। घर के अंदर अच्छे अच्छे शायर और कवि भी आया करते थे, और अच्छे अच्छे गवैये और अच्छे अच्छे ये लोग भी अक्सर, मतलब जो आता था उसके साथ महफिल जम ही जाया करती थी। हम लोग 2 भाई 2 बहन थे। बड़े भाई हमारे हैदराबाद में सालारजंग म्यूजियम के क्यूरेटर थे, और बड़ी बहन हमारी बहुत अच्छा लिखती थी, बहुत अच्छा गाती थी, और छोटा भाई हमारा साहित्य जगत में आजकल अपना नाम बना रहा। वैसे तो एयरफोर्स से उसका नाता रहा है, लेकिन साहित्य जगत में भी बहुत अच्छा लिख रहा है, और आजकल यत्र तत्र सर्वत्र प्रकाशित भी होता रहता है, अरुणेंद्र नाथ वर्मा के नाम से। तो हम 4 भाई बहन थे, और घर के अंदर गाने बजाने का मतलब ये था कि लहरा कायम रहना चाहिए, कुछ न कुछ चलता ही रहता था। कभी कोई रियाज कर रहा, कभी कोई, घर में एक बीचों बीच में तकत हुआ करता था, जो गुजरता था हारमोनियम पे 2 हाथ मार लिया, तबले पे 2 हाथ मार लिया, तो ये सब चलता रहता था। और अच्छा सुनना, अच्छा सराहना, ये बहुत शुरू से मिला। और हमारे विद्यालय में भी प्रतियोगिताओं में भाग लेना, तो बचपन से ही ये मिलना जुलना और ये सब रहा। माँ अनुशासन प्रिय थी, सुबह उठ करके रियाज करना है, ये जैसे हम लोग ब्रश करते हैं और नहाते धोते हैं, उस तरह से अभ्यास एक नियम था घर में। वो अभ्यास चाहे लेखन का हो, एक पेज सुलेख लिखने का हो, चाहे स्वर लगाने का हो, चाहे सितार बजाने का, तबला बजाने का हो, चाहे आप 15-15 मिनट कीजिए, पर सब करना होता था। तो शुरू से इस अनुशासन की आदत पड़ गई। और उनका एक बड़ा डंडा मार श्लोक था, सुखार्थना कुतो विद्या, विद्यार्थना कुतो सुखम, सुखार्थी व त्यजेत विद्या, विद्यार्थी व त्यजेत सुखम। तो या तो तुम सुख की कामना करते हो तो विद्या छोड़ दो, और विद्या की कामना करते हो तो सुख छोड़ना पड़ेगा। तो सुबह सुबह जाड़ों में कड़कती ठंड के अंदर भी वो जगा देती थी कि उठो, रियाज करो, रियाज छोड़ो, इसी श्लोक के साथ। और मुझे याद है उनकी बहुत सारी सूक्ति मुक्तावली, एक तरह से नहीं, उद्यमे नहीं सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथ है, ये खामा ख्याली में रहने से सिद्धांत आपके ये पूरे नहीं होते हैं, उद्यम करने से होते हैं। उद्यम करते हैं। तो क्या परोपकाराय सताम विभूति, ये सब चीजें याद करा दी गई थी, और कोशिश की जाती थी कि अपने आचरण में भी उतारी जाए। हाँ। पिता इसी तरह से शेरों के माध्यम से अपनी बात कहते थे। उन्हें बहुत अच्छा था, किस्सा गोई का बहुत शौक था। हम लोग कहीं से भी आते थे तो उनको शेयर करना कि क्या क्या हुआ, क्या क्या सुना, क्या क्या देखा, क्या अच्छा लगा। और निंदा प्रपंच का कोई गुंजाइश नहीं थी। तो एक बार कभी हमने कुछ कह दिया तो बड़ी अच्छी बात उन्होंने एक शेर कही जो हमें आज तक याद है, न थी हाल की हमको जो अपनी खबर, रहे देखते गैरों के ऐबो हुनर, पड़ी अपनी बुराइयों पर जो नजर, तो निगाहों में कोई बुरा न रहा। ये छोटी छोटी सी बातें थी जो कि मंत्र की तरह से एक नैतिक शिक्षा या जीवन के मूल्य की छोटी छोटी सी गोलियां पिलाई जाती रही, और वो धीरे धीरे अपने स्वभाव का अंग बनती रही। तो शुरुआत इस तरह से हुई हमारी कि अच्छे लोगों को सुनना। अच्छे, मुझे गाजीपुर में वैसे तो बहुत नामचीन कवि नहीं थे, पर बड़ी सुंदर चीजें, जैसे मुझे याद आ रहा है एक कवि की कविता, समय की शिला पर मधुर चित्र कितने, किसी ने बनाए किसी ने मिटाए, किसी ने लिखी आंसुओं से कहानी, किसी ने पढ़ा किंतु 2 बूंद पानी, प्रणय पंथ पर साध के चित्र कितने, रानी बहाए पवन ने उड़ाए समय की शिला। मतलब ये छोटी छोटी सी कविताएं। और वो जमाना था, हमारे जमाने में तो ये फिल्मी अंताक्षरी होती नहीं थी, कविताओं की अंताक्षरी हुआ करती थी। स्कूलों में मॉक कवि सम्मेलन हुआ करते थे, और ऐसा नहीं कि तब लड़के नहीं छेड़ा करते थे, पर छेड़ने का अंदाज दूसरा हुआ करता था। मुझे याद आता है, मैं किस क्लास में थी वो तो नहीं याद है, एक मॉक कवि सम्मेलन हो रहा था और मैं महादेवी वर्मा बनी थी, और रटा दी गई थी एक कविता, मैं नीर बरी दुखी बदरी ससुर पाठ मैंने कर दिया, लेकिन जो बगल वाले कवि महाशय थे उन्होंने कहा बहुत सुंदर, एक और हो जाए। नहीं, आपको एक तो और कहना ही पड़ेगा। अब ऐसे फंस गए तो इत्तेफाकन मुझे याद था
अम, पंथ रहने दो अपरिचित, प्राण रहने दो अकेला, अन्य होंगे शरणहारे और वे जो लौटते थे, शून्य को संकल्प सारे। तो मतलब ये छोटी छोटी सी बातें, ये सब कंठस्थ होती थी हम लोगों को, कभी वक्त जरूरत हो तो ये सब। तो अच्छी कविताओं का, अच्छी शायरी का, अच्छे संगीत का चस्का बचपन से ही लग गया था। और उसके बाद अपने विद्यालय के अंदर, हमारा जो विद्यालय था वो हाई स्कूल तक और इंटर तक था। उसके बाद हम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी गए। तो ये जान करके कि एक छोटे शहर से आई, एक 4 सीटेड रूम नैक्सी में दे दिया गया। और जब मेरिट लिस्ट निकली और मैंने टॉप किया था यूपी में, तो फिर बड़े आदरपूर्वक सिंगल सीटेड रूम दिया गया, और मुझे आज तक भूलता नहीं है। तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी बहुत अच्छा माहौल था उस जमाने में। रणवीर भारती, बच्चन जी और ये सारे लोग, राम कुमार वर्मा, ये लोग हिंदी डिपार्टमेंट में थे, रघुपति साहिब राग इंग्लिश डिपार्टमेंट में थे। हमारे अपने संस्कृत डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, डॉक्टर आद्या प्रसाद मिश्र, डॉक्टर चंडिका प्रसाद मिश्र, डॉक्टर शुक्ल और डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। तो बहुत अच्छे लोगों को सुनने और पढ़ने का मौका मिला। और उस जमाने में बहुत अच्छी म्यूजिक कॉन्फ्रेंसेस होती थी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेनेट हॉल में। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां, ओंकार नाथ ठाकुर, उस्ताद फैयाज खां, अच्छे अच्छे लोगों को देखा और सुना। तो पहली बार ये रोमांच मिला मुझे। और हॉस्टल में हमारे कॉन्वोकेशन में हर साल कुछ न कुछ नृत्य नाटिका होती थी। तो जिस भी कवि की हम लोग कविता लेते थे, जैसे सुमित्रानंदन पंत का लिया, तो वो स्वयं आते थे देखने और डायरेक्ट करने कि हम लोग सही उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं। मुझे याद है उनकी घुंघराली अलकें, हम लोग का मन करता था कि कभी छूने को मिल जाए। तो ये सब छोटी छोटी सी बातें थी। हमारी हॉस्टल में जो हमारी वार्डन थी, उनको पता था कि हमें म्यूजिक का शौक है। तो कोई भी अच्छा प्रोग्राम आया तो हम बुला भेजती थी अपने घर में, तुम्हें सुनने का मन होगा। मुझे लगता है मैं ज्यादा बहकती जा रही हूँ, आप अपने प्रश्न तो पूछिए, तो फिर मैं अभी क्या इस समय अनुपमा कैलाश जी हैदराबाद से डांसर कुचिपुड़ी की वो ज्वाइन हुई, आपको नमस्कार किया। वो विलासिनी नाट्यम की बहुत अच्छी कलाकार है। हाँ, बहुत। वो हमारे इस कार्यक्रम में आ चुकी है। अच्छा, और अभी वो कह रही है बहुत आप दोनों को हिंदी में सुनना बड़ा अच्छा लग रहा। उन्होंने भी हमसे हिंदी में ही बात किया। हमने उनको बताया कि हमारी ये मजबूरी है, तो उन्होंने उसके लिए बहुत मेहनत करी। और डॉक्टर श्रद्धा पुरेचा बम्बई से, उन्होंने भी आपको प्रणाम किया। मेरा भी बहुत प्रणाम। ऐसे ऐसे विदुषी, क्या बात है, बहुत काम किया उन्होंने नाट्य शास्त्र पे, और अपनी यूनिवर्सिटी उन्होंने अपनी स्थापित की है। संध्या जी, अमिता परशुराम जी हैं, सुरुचि मोहता जी, सब आपको प्रणाम करते हैं। इनको बस इनमें से किसी, बहुत अच्छी शायरा है, खुद मीता नाम से लिखती हैं और बहुत अच्छी कलाम है उनके। अच्छा, में भी प्रकाशित किया है उनका। तो जी जी, मैं खुशकिस्मत हूँ कि ऐसे ऐसे लोग मुझे इतना भाव दे रहे हैं कि सुनने आए हुए हैं। एक्चुअली भाव तो आपका है, पर बहरहाल जिसे कहते हैं ना कि सूद के साथ साथ पुष्प के साथ साथ सूद का भी कल्याण हो जाता है। ये सब फिर कह रहा हूँ कि ये तो आपका स्नेह है, वही जो मुझको अपने गार्जियन से मिलता है, वही प्यार आपका है। मैं इसको बड़े संभाल के रखता हूँ और रखना चाहता भी हूँ। दीदी, मुझे संजय पटेल, हालांकि वो इसमें आए नहीं कार्यक्रम में, जो इंदौर में बहुत अच्छे कंपेयरिंग करते हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि आपसे ये प्रश्न करूं कि जब आप कुछ उस्तादों के सानिध्य में रह के आपने संगीत की बारीकियां जानी, तो फिर आप गायन के क्षेत्र में क्यों नहीं आई? ये जरूर पूछा उन्होंने। कि मैंने शुरुआत गायन से ही की थी। हाँ। और दुर्भाग्य से जब 8th क्लास के बाद 9th में शुरुआत वो करना पड़ता है। हमारे घर में बहुत अच्छे कवि आया करते थे, और मतलब जो संगीत शिक्षक बाबूजी ने नियुक्त किए थे वो भी ही अच्छे थे। मतलब मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, जिस बचपन में लोग भैरव और यमन से शुरुआत करते हैं, सुबह भैरव और शाम को यमन, उस जमाने में उन्होंने मुझे अणाना की, झपताल की बंदिश, काली नाम चिंतना और शहाना और ऐसे ऐसे रागों की इतनी सुंदर बंदिशें सिखाई कि मैं क्या बताऊं।
पर मैं जब 8th में पहुंची उसके बाद 9th में विषय का चुनाव करना पड़ता है कि आपको कौन से विषय लेना है। तो संगीत में जो हमारी प्राध्यापिका थी वो सितार ही जानती थी, वो वोकल जानती नहीं थी। तो इस मजबूरी में सितार लेना पड़ा हमारे पूरे पूरे बैच को, जितने भी लोग थे। और वही इंटर में हुआ। उसके बाद जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पहुंचे तो कोचक जी हमारे गाने से तो बड़े प्रभावित हुए, लेकिन कोचक जी मतलब वो हमारे हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के विभागाध्यक्ष। और तो उन्होंने कहा कि चूंकि आपने इससे पहले हाई स्कूल इंटर में सितार कर रखा है, इसलिए हमें आपको सितार ही देना पड़ेगा मजबूरन, पर आप शौकिया आप संगीत प्रभाकर कर सकते हैं। और वो मैंने किया अलग अलग विषयों में, तबले में, सितार में और वो करने। तो ये तमन्ना रही गई कि हम कभी सीख पाते गाना ढंग से। और वो तमन्ना कब पूरी हुई, जब मुझे रोली बुक पब्लिकेशन ने नियुक्त किया। दे असाइन मी टू राइट अ बुक ऑन उस्ताद बड़े गुलाम अली खान। तो उस समय हमारे पतिदेव कलकत्ते में पोस्टेड थे। तो संगीत रिसर्च अकेडमी में तो खजाना था उनकी रिकॉर्डिंग का, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान का। वो सारा सुना, उनकी बातचीत सुनी की। फिर मैंने तलाश की कि वहाँ उनके सीनियर मोस्ट जो शागिर्द थे मीरा बैनर्जी, वो थे वहाँ पे। तो उनके पास मैंने कहा कि आपसे थोड़ी बातचीत करनी है आपके गुरु के बारे में। तो उन्होंने कहा बस एक शर्त पे कि जो तुम लिखोगी पहले हमको सुनाओगी, हम बोले कुछ और तुम लिख कुछ और, तो ये नहीं चलेगा। तो जब मैंने लिखा तो अपनी पांडुलिपि लेकर उनके पास पहुंचे, उनको सुनाया। तो उनके झरझर झरझर आंखों से आंसू बह रहे थे और बोले मंजरी तुमने मेरे गुरु के लिए इतना अच्छा लिखा, आप बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। तो मैंने उनसे कहा कि मेरी जिंदगी भर की अतिरिक्त आकांक्षा है, गाना मुझे सीखने को नहीं मिला। बोले मैं तुम्हें सिखाऊंगी। तब उनके पास सीखा। और इससे पहले जब बम्बे में हम लोग पोस्टेड थे 74 में, तो पंडित अरविंद पारिक से, तब तक हमारा सितार का ही क्रम चल रहा था। पंडित शिवराम रामचंद्र मावलंकर ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मुझे सिखाया था। तो मैंने उनका नाम लेकर के उससे कहा कि मैं सीखना चाहती हूँ। तो उन्होंने कहा कि मुझे उस्ताद विलायत खान से परमिशन लेनी पड़ेगी। उन्होंने पूछा, उन्होंने अलाउ कर दिया। तो उन्होंने मुझे अपना शिष्य स्वीकार किया और उनके पास हम सीखे बहुत साल। लेकिन उसके बाद जब कलकत्ते में ट्रांसफ़र हुआ तब की घटना घटी और मैंने गाना भी सीखा उनसे। तो उसके बाद जब मेरे पतिदेव महाप्रबंधक होकर के सेंट्रल रेलवे के फिर से नियुक्त हुए बम्बई में, तब तक मैं उम्र दराज भी हो चुकी थी। और वैसे भी रेलवे क्राउड में जहाँ चाहो जाओ और लोग यही कहते थे कि गाना सुनाइए, आपसे गज़ल सुननी है, आपने गाना सुनना है। तो मैं अपने गुरु के पास गई, उनसे कहा कि देखिए आपके पूरे संगीत जगत में उनकी बहुत व्याप्ति है, सारा संगीत जगत उनके सामने नतमस्तक है, बहुत लोग उनका बहुत आदर करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मैं कहीं पर अगर सीखूंगी अगर गाना तो आपको पता तो चल जाएगा। और मैं गाना सीखना चाहती हूँ क्योंकि मैं सितार हर जगह बजा नहीं पाती हूँ, मैं गाना सीखना चाहती हूँ। तो आप खुद बताइए कि मैं किससे सीखूं। तो उन्होंने मुझे कहा कि उनकी पत्नी किशोरी पारिक जो है वो नियाज अहमद फैयाद अहमद खान साहब से बहुत सालों तक उन्होंने तालीम दी और किराना घराना की बहुत अच्छी कलाकार थी। तब उन्हें घुटनों में कष्ट के कारण वो परफॉर्म नहीं कर पाती थी। तो उन्होंने कहा कि अगर तुम सीखोगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा और तुम्हारा भी कल्याण होगा। तो देन आई स्टार्टेड लर्निंग विद हर, उससे अपने थोड़े सालों तक सीखा। तो संजय भाई से बताइए कि मैंने गाना बाकायदा सीखा है वहाँ पे कलकत्ते में मीरा बैनर्जी से और यहाँ श्रीमती किशोरी पारिक से। लेकिन जब लिखना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ऐसी नाव है, गाना बजाना हो वो या नृत्य हो। एक बार हमें यामिनी जी ने कहा था कि ये कलाएं ऐसी होती हैं कि सपत्नीता बर्दाश्त नहीं कर पाती, आप ये भी करें और वो भी करें, ये चल नहीं सकता है। तो जब मुझे लिखना शुरू किया तो मुझे समझ में आया कि ये दोनों नावों पे पैर रख करके नहीं चला जा सकता है। तब फिर मैंने अपना गाना बजाना छोड़ा और लिखने की ओर कंसंट्रेट किया और दिस गाना छूट गया। अभी भी स्वतः सुखाए गाती हूँ। ये कोविड के जमाने में बरसों दशकों बाद मैंने फिर से तानपुरे को साफ किया, धूल उसको मिलाया और उस आपको हैरत हुई कि मैं सुबह और शाम स्वर लगाती हूँ आज भी। निश्चित रूप से रीता देव कह रही है कि आज आपको सुनने का अवसर मिला, बहुत आनंद आ रहा है। कौन कह रहा है? रीता जी? रीता देव।
रीता जी तो इतनी अच्छी गायिका हैं, वाह वाह क्या बात है। गिरजा जी ने, अप्पा जी ने, बहुत बड़ा उनका ये योगदान है संगीत जगत को। इतने शिष्य उन्होंने तैयार किए हम लोगों को। मतलब ये ठुमरी जैसी विधा लुप्त प्राय विधा थी, उसको उन्होंने लहलहा दिया अपनी शिष्यों की खेती से। हाँ, जी कुछ कुछ शिष्याएं बहुत गहनता के साथ उनकी परंपरा का अनुसरण कर रही हैं। जी जी, उन्होंने सबको अनुशासन ये मंत्र दिया है ये कि है। इस मामले और में सुनील भाई, मुझे लगता है कि अपने देश की जो गुरु शिष्य परंपरा है, नायाब चीज है, इसका कोई हाँ, जवाब नहीं। अगर एक बार आपका ये रिश्ता बन गया तो आप कभी भूल नहीं सकते गुरु, कभी नहीं भूल सकते। और हमेशा कुछ भी करें आप, हमेशा हाँ, उनका आदेश, उनका उपदेश याद आ जाता है, और आपके ज़मीर की तरह से उनके आदेश, उनके उपदेश आपकी रक्षा करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो जो कह रहे हैं उनके शिष्य की बात आप कह रहे हैं, वो सभी गुरुओं के शिष्यों पर लागू होता है। बहुत अच्छे शिष्य तैयार किए हैं गुरुओं ने। ये तो है। क्योंकि अब ये हम जो आज का समय देख रहे हैं, एक तो पीढ़ी वो हो गई जो 70 के पार, 80 के पार जा चुकी। एक पूरा जो एक्सीलेंस है कलाओं का, संगीत का, संस्कृति का, ये सब 80 की उम्र के नीचे, 70 की उम्र के नीचे फिर इस समय स्पर्धा की स्थिति में है। और चूंकि कई तरह के वातावरण यहाँ पर एकत्र हो गए, आप इस बात को बहुत बारीकी से जानने समझने वाली हैं, इतना अनुभव है आपको, और आप उस तरह से बहुत निर्भीक होकर अपनी बातें कहती लिखती भी हैं। मुझे मतलब ये सबसे बड़ा प्राउड तो सच मुझे इसी के बात लिए का है। बदनाम भी तो हैं। नहीं, अच्छा है ना ये। कहीं ना कहीं ये एक बात जो है ना, ये बहुत मायने रखती है। वैसे तो 100 लिखने वाले हैं, पर आप किसी भी महफिल में, किसी भी कार्यक्रम में आपका पहुंच जाना या आना या जाना या उपस्थित होना एक बहुत मायने रखता है। मैं हमेशा शुरू में ये बात मैं कह रहा था कि आपने अगर कॉपी जांच दी और अगर 10 में से 3 नंबर भी दिए तो मैं मानूंगा कि वो मेहनत के हैं। नहीं नहीं, ये तो बात अब इतना बड़ा आप, दिल कलाकार को भी रखना चाहिए। नहीं आप बहुत मान दे रहे हैं, मुझे ऐसी बात नहीं है। मुझे लगता है कि समीक्षक का दायित्व है, दायित्व इस बात का है कि अगर उभरता हुआ कलाकार है, जो उदीयमान कलाकार हैं, उनको इतनी कड़ी आलोचना न लिख दी जाए, जिसे कहते हैं ना, जड़ खोद के मट्ठा डाल देना कि फिर वो उग ही ना पाए। जी जी जी। और ये भी नहीं होना चाहिए कि नासमझ तालियों से आप इतने गुमराह हो जाएं कि अपने को तीसवार खां समझने लगे। तो फिर ऐसे वक्त में रास्ता दिखाना बहुत जरूरी होता है, और ये हमारा दायित्व है। संजय पटेल जी अभी ज्वाइन हुए हैं, जी और इनकी बात मैं आपसे, संजय भाई, मैं आपकी बात दीदी से पूछ चुका हूँ, और उनका उत्तर आपके आने से पहले हमको मिल गया है। और वो उसका उसका कुछ सारांश 2-3 लाइनों में दोहरा सकती हैं आप, अनुरोध कीजिए। संजय भाई ज्वाइन हुए हैं अभी, इनका एक क्या प्रश्न मैं पूछ रहे हैं? आपसे, क्या वही पूछ वही जो बात उन्होंने कहा था कि वो लगातार सिर्फ गायन ही क्यों नहीं आपने सीखा या प्रस्तुत किया। प्रणाम प्रणाम। मैंने उनका तो प्रणाम देखा भी। हाँ, तो आपने बताया ही कि वो अंततः फिर आपको लगा कि दो काम एक साथ नहीं हो सकते, जब आपने तय किया कि आपको कलाओं पर लिखना भी है। और निश्चित रूप से वो एक प्लेटफॉर्म ज़्यादा महत्वपूर्ण हुआ आपके लिए कि जी सभी तरह की कलाओं में फिर आपकी आवाजाही हुई, संगीत, संस्कृति, नृत्य, सभी तरह के। जी तो जी आपने सभी सभी कलाकारों को जाना, उनकी चेष्टाओं को जाना, उनकी परंपरा। और चूंकि आपने इस समय जो परिदृश्य में कलाकार हैं, मंच पर परफॉर्म कर रहे हैं, उन सब के आपने गुरुओं को, और गुरुओं के, मुझे लगता है गुरुओं को भी देखा होगा। ये मेरा बहुत बड़ी खुशकिस्मती है कि ऐसी पीढ़ी को मैं बिलोंग करती हूँ कि उस जमाने के लोगों को भी देखा है और आज के भी लोगों को देख रहे हैं। और ये कहने की बात है कि पुराने जमाने में बहुत अच्छा संगीत था और आज नहीं है, ये हमेशा ये बात कही जाती रही है। मुझे याद है जब पुराने जमाने के उस्ताद हुआ करते थे, वो भी यही कहा करते थे कि भाई हमारे जमाने में क्या बातें हुआ करती थी, अब तो कुछ रही नहीं गया है। तो ये परंपरा चलती रहती है और हर कोई अपना
नया जोड़ता ही रहता है। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि हम बहुत खुशकिस्मत रहे कि बहुत अच्छे-अच्छे, और उस ज़माने में एक ख़ास बात थी कि जो घराने की बात थी, घराना क्या है, एक वैशिष्ट्य है। हम्म, अपना-अपना घराने का एक अलग ख़ुसूसियत हुआ करती थी, तो वो बहुत अच्छी तरह से मेंटेन की जाती थी। आपने सुर हम्म, लगाया, आप समझ जाते थे कि इस घराने के कलाकार हैं या उस घराने के कलाकार हैं, और लोग उसको निभाते थे। आजकल जो ये चारों तरफ से सुन पाने की जो सुविधा हो गई है, इससे हम्म, वर्ण संकर बहुत आया है, मुझे लगता है, आज की हाँ, पीढ़ी में। और हाँ, बहुत सारे लोग ये मानते भी हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे बहुत सारे लोगों से बातचीत में हमें ये भी सुनने को मिला है कि हम तो गुलदस्ता सजाते हैं, जहाँ से भी अच्छे फूल मिले वहाँ से लेकर के अच्छी चीज़ों का गुलदस्ता सजाते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जो लोग फैयाज खां को सुन चुके हैं, उनको वो लय का खिलवाड़ वो याद आता है। जो लोग अ, ज़ाहिर वहीद खां को या इन तरह के लोगों से जिन लोगों ने तालीम पाई है, उनकी बात ही दूसरी थी, और वो बनी रहती थी। वो कैफियत, वो ख़ास मखसूस अदा जो हुआ करती थी हर घराने की, वो दिखाई पड़ती थी। उसी तरह से नृत्य में भी यही हो रहा है कि हाँ, आजकल आपको सब एक जैसा ही दिखाई देता है। पुराने हम्म, ज़माने में अगर लखनऊ में नफ़ासत और नज़ाकत थी, तो जयपुर के अंदर प्रखरता थी, जो कवित्व थे, बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, तो वो अब घुल-मिल जा रही हैं। एक हाँ, मिला-जुला प्रभाव दिख रहा है, एक सौंदर्य बोध कह लीजिए या सौंदर्य दृष्टि कह लीजिए, या सब कुछ सब जगह से लेकर के अपना बनाने का जो चलन चल पड़ा है। तो हम्म। ये ये नया बदलाव है आज के युग का, वो आपको कहना। ये लगता हुआ कि इधर इधर जो पीढ़ी लगातार और भी जो युवा आ गई है, ये सब बहुत जल्दी में लगते हैं। जी, ये बात तो है। और जो लोग सीखने आते हैं, उनसे ज़्यादा तो उनके पेरेंट्स, उनके जो गार्जियन होते पेरेंट्स, हैं, वो सबसे पहले वो पूछना शुरू करते हैं कितने सालों में मंच पे आ जाएंगे। हाँ, तो पुराने और ज़माने 10-15 साल तक तो कोई सोचता ही नहीं था कि मंच पे चढ़ने की भी बात सोची जा सकती है। तो बिल्कुल तो ये वो है थोड़ा इन सब में। फिर इस कला के क्षेत्र में ये भी है कि जो आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार के बच्चे हैं, तो उनके माता पिता उनके लिए बहुत सारे एफर्ट कर दिया करते हैं कि ठीक है। देखिए, एफर्ट से क्या होता है कि आपके 1-2 कार्यक्रम तो अच्छे हो जाएँगे। हमारे भोजपुरी में एक कहावत है, सिखाइल पूत कई दिन कचहरी जई है। ठीक कहा। तो ये जो इतने सालों की साधना से आप सब जज़्ब करते थे, ऑस्मोसिस की प्रतिक्रिया हुआ करती थी। सब देखना, सी वो देखा, सीखा, परीक्षा जो हुआ करता था, पहले आप हाँ, सीखिए, उसके बाद देखिए, और फिर ये विवेक अर्जित कीजिए कि इसमें से क्या लेना है, आपकी सामर्थ्य क्या है, आप क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप खाइए, बचाइए। कहाँ क्या चीज़ अच्छी लगेगी, एक औचित्य का एक ध्यान रखा जाता था। आजकल केवल तेज़ी और तैयारी के अलावा और किसी और ज़्यादा ध्यान नहीं जाता है। हम्म, चाहे वो नृत्य का क्षेत्र हो, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो। जिसे कहते हैं सुकून, वो गुम होता जा रहा है आज के संगीत से। और ये बहुत बड़ी देखिए, हमारी जो कलाएँ हैं, ये हाँ, केवल मनोरंजन मात्र का साधन नहीं रही हैं। इनका प्रच्छन्न उद्देश्य हमेशा आध्यात्मिक रहा है। जिसे कहते हैं ना, हिडन एजेंडा। हाँ, हम आप अच्छा संगीत सुनिए, अच्छा नृत्य देखिए, तो हमारे यहाँ ये जो साधना है, वो हम्म, साधक को तो बदलती ही है, वो दर्शक का, प्रेक्षक का भी रूपांतरण करती है। जी, धीरे-धीरे करके हमारी शास्त्रीय कलाएँ उनको अंदर से परिमार्जित करती चलती हैं। एक अच्छाई की, एक अ, परिष्कार की एक ललक बन जाती है सुनने वालों के मन में। तो हम्म, आजकल ये जल्दीबाजी और तैयारी, तेज़ी तैयारी का एक करतब हो रहा है, वो कला नहीं रह गया है, करतब होता जा रहा है। हम्म। तो इसकी ओर ध्यान देने की ज़रूरत है।
बहुत ज्यादा मुझे लगता है। एक इधर गुरु शिष्य परंपरा में भी लगातार बदलाव है। आप एक अलग अलग तरीके से ज्ञान को लेकर है कि कई बार ये हमेशा रहा है, पर बहुत सारे गुणी सर्जक वो भी रहे हैं कि उनको अगर लगा है कि अगर पुत्र से ज्यादा शिष्य गुणी है तो उसको ज्ञान दिया, और शिष्य ने ही नाम रोशन किया पुत्र से अधिक। ये द्वंद्व पिछले 30-40 साल में पनप गए थे, और जी उसका भी एक प्रभाव हम अपने समकालीन सांस्कृतिक परिदृश्य में देखते हैं। इसके अलावा फिर साथ साथ जो देखने का एक पूरा श्रोता वर्ग जो है, दर्शक वर्ग, श्रोता वर्ग, यहाँ भी कुछ परिवर्तन आए हैं। ये सब दृश्य आपको कैसा लगता है इतने सारे अनुभवों को लेते हुए? ये मुख्य कारण इसका ये है कि आजकल इतना कुछ टेलीविजन ही देख लीजिए, इतने चैनल हो गए हैं कि आप किसी जगह एक जगह टिकते नहीं हैं, और ये भी देख लें वो भी देख लें, तो कहीं पर भी चैन से बैठ पाने का, जिसे कहते हैं ना, कंसंट्रेशन का स्पैन बहुत कम रह गया है। ज्यादा देर तक एक जगह हम लोग रुक नहीं पाते हैं। हाँ। जो पुराने जमाने में था, पूरी सांस एक साह लगाइए, उसका सुर भरने का एक काम हुआ करता। हाँ। तो वो बातें अब रह नहीं गई हैं। खाली तेजी और तैयारी की बात जो चली आ रही है, तो उसमें वो आध्यात्मिक पक्ष अनपेक्षित रह जा रहा है कि जो हमारी कलाएं हैं हम लोग को अपने अंदर से जोड़ती है। ये जो साधना की परंपरा है, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द प्रैक्टिस एंड द साधना? हाँ। जो प्रैक्टिस है वो आप बिल्कुल निर्विकार भाव से रट्टा मारे जाइए, उसको दोहराते जाइए। और जो साधना होती है, जिन क्षणों में आप अभ्यास नहीं करते हैं, उन क्षणों में भी आपके अंदर ही अंदर चलती रहती है। आप उस पर चिंतन मनन ध्यान करते हैं। आजकल कोरोना काल में ये बहुत अच्छा अवसर मिला है कलाकारों को कि अगर वो चाहें तो अपने अंदर उतरने का काम कर सकते हैं। आत्मावगाहन का ये अवकाश मिला है, अपने बारे में सोचने का, अपने गुणों पर काम करने का। तो ये बहुत अच्छा अवसर है अगर इसका लाभ उठाया जाए। लेकिन आजकल फेसबुक पर तो कार्यक्रमों का, जिसे कहते हैं, दिल कुछ बाढ़ आई हुई है, और उसमें मीडियोक्रिटी का कोई अंत नहीं है। तो ये भूल जाते हैं लोग कि जो छोटा सा पर्दा है, ये जितना आपके गुण को एम्पलीफाई करता है, उतना ही आपके दोष को भी। बड़े से स्टेज में आपके दोष भी छुप जाते हैं, लेकिन इस छोटे से पर्दे के अंदर आप परफेक्शन की दरकार सबसे पहले शुरू। तो ये भी ध्यान रखने की जरूरत है, और मुझे लगता है न्यू नॉर्मल यही है। तो इसके साथ कुछ मुझे लगता है कि ये दुराग्रह छोड़ देना चाहिए कि परफॉर्मिंग आर्टिस्ट ही बनना है। संगीत नृत्य हम लोग को कितना समृद्ध करता है, कितने क्षेत्र हैं। आजकल तो आकाश इतना विस्तृत है। जब से ये टेक्नोलॉजी का जमाना आया है, मुझे लगता है कि इसकी भी दरकार है कि इसको भी सीखा जाए और इसके अंदर किस तरह से पेश किया जाए, इसके ऊपर किस तरह से विशेषज्ञता हासिल की जाए, क्योंकि अब इसी के माध्यम से देना है, तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है ना। जिस तरह से आप अपना रियाज करते हैं, वैसे इसके अंदर भी करने की जरूरत है। और मुझे लगता है कि ये जो हमारी कलाएं हैं, इसका जो अंतर संबंध वाली बात है, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो नृत्य वाला है वो संगीत नहीं सुनता है, संगीत वाला है वो नृत्य के कार्यक्रमों में नहीं दिखाई पड़ता है। और पेंटिंग एग्जीबिशंस में तो हार्डली कोई जाता है। जो साहित्यिक चर्चाएं होती हैं उसमें हार्डली कोई शामिल होता है। कि सब कुछ देखना, सुनना, गुनना आपको अंदर से समृद्ध करता है। हमारे यहाँ जो हमारी कलाएं हैं, ये अंततः ये सुरों के माध्यम से अपनी बात कहने की कला है, नृत्य के माध्यम से अपनी बात। तो हमारा जो कलाएं हैं वो तो एक माध्यम मात्र हैं। वो जो कम्युनिकेट करती हैं, जो संप्रेषित करती हैं,
वो आपके अंदर के असली तत्व को संप्रेषित करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल और सही वो कहा। आपका जब तक समृद्ध नहीं होगा, आपके अनुभव संपदा जितनी समृद्ध होगी, आपका कला उतनी ही समृद्ध होगी। ये याद रखने की और ये सोचने समझने की बात है। मुझे लगता है जो लोग अच्छी तरह, जिनका ये विस्तार खुला हुआ है, जो अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा सुनते हैं, अच्छा देखते हैं, उनकी कला में आपको एक अलग खुशबू दिखाई देती है, एक अलग बात दिखाई देती है। उसका यही कारण है। हमारे यहाँ देखिए कोई प्री कंपोज म्यूजिक, प्री कंपोज डांस नहीं है, सही ये मनोधर्म की बात है। और सही है। हमारे यहाँ जो सुनने वाले हैं वो भी जब देखने जाते हैं तो बिरजू महाराज को देखने जाते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति को जाते हैं, देखने जाते हैं, तो कथक भी है, भरतनाट्यम भी है, लेकिन उसके साथ वो कलाकार विशेष भी है। हाँ अगर हम ध्रुपद सुनने जाते हैं तो हम बुंदेजा बच्चों को सुनने जाते हैं, या उस्ताद फरीदुद्दीन डागर को सुन रहे हैं, या असद अली खान साहब को सुन रहे हैं, वीणा, रुद्र वीणा सुन रहे हैं। जो भी आप सुन रहे हैं उसमें वो वाद्य या वो कला विशेष तो है ही, वो कलाकार व्यक्तिगत रूप से आप चुनते हैं जिसको सुनने जानते हैं। तो बिल्कुल आपकी कला में राग, ताल, तान, लहैया और तत्कार और प्रखरता सब कुछ तो है, लेकिन सवाल ये है कि आप खुद कहाँ हैं। कला में आपकी आत्मिक उपस्थिति सबसे बड़ी चीज है। और मुझे बिल्कुल लगता है समीक्षक का भी ये दायित्व है कि वो कला की इस तत्व का अन्वेषण करे कि वो कितना कलाकार उस बात को दे पाया है, कितने अपने आप को दे पाया है, उसका वो तत्व कितना आ पाया है। वो केवल तकनीकी तैयारी में उलझ के न रह जाए, उसकी वाह में न रह जाए। तो समीक्षक को भी ये सोचने और परखने की बात है। और इसके लिए मुझे लगता है कि समीक्षक को खुद ये जिंदगी के किसी भी दौर में उसने साधना का अनुभव किया, उसको पता हो कि मंच पर चढ़ने की कैफियत हासिल करने में कितने साल लगते हैं, कितनी मेहनत लगती है। जब वो ये जानेगा तभी वो सदैव होकर के समीक्षा हाँ कर पाए। और दूसरी बात, वो जानकारी, हमारी कलाएं देखिए अप्रिशिएट करने के लिए यू हैव टू हैव लिटिल बिट ऑफ इनिशिएशन इवन टू अप्रिशिएट दैट आर्ट। तो हम सही लोग बात। सराहने के लिए भी, सुनने के लिए, सराहने के लिए भी थोड़ी बहुत तो जानकारी की जरूरत होती है। तो समीक्षक से अपेक्षित ये होता है, देखिए क्षणभंगुर कलाएं हैं हमारे पास, स्थापत्य की तरह से या पेंटिंग के लिए की तरह से कुछ बाद में रह नहीं जाता है कि आप उसको देख करके उसके बारे में ले सकें। ये तो कलाएं बनती जाती हैं और मिटती जाती हैं। तो जिस सही समय है। आप एक सुन रहे हैं, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली उसका नोटेशन आना चाहिए। सही बात। जब आप उसको स्वरों के रूप में देख पाएंगे उस बंदिश को, तब आपको पता चलेगा कि सही स्वर लगा कि नहीं, अगर नहीं लगा तो कहाँ लगा। खटकता सबको है, देखने वालों को भी खटकता है, लेकिन समीक्षक का ये काम है कि वो प्रेक्षक को बता पाए कि अगर आपको अच्छा लगा तो क्यों, या अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कहाँ क्या कसर थी। तो ये सब बातें, और सबसे बढ़ करके मुझे लगता है कि एक संवेदनशीलता बहुत जरूरी है। जब तक कि आप खुद नहीं रसास्वादन करेंगे, उस हाँ आस्वाद को आप अपने श्रोताओं तक, अपने पाठकों तक पहुंचा कैसे पाएंगे। You have to ठीक है। खुद पहले उसका रसास्वादन सबसे बड़ी बात है। तो मुझे ये लगता है मैं ये ज्यादा बहक जा रही हूँ, आपके प्रश्न नहीं ये सुनना तो दुर्लभ है। आपने जो वो कहा ना कि कलाओं के अंतर संबंध के बारे में जो आपका सोचना है वो इतना महत्वपूर्ण है कि इसको जो भी, खैर मैं निजी रूप से इसको जिज्ञासा की तरह लेता हूँ। और दीदी, चाहे वो नाटक हो, चाहे नृत्य हो, संगीत हो, पेंटिंग हो, और फिर आधुनिक शास्त्रीय के साथ साथ लोक में भी जो है, मुझे बड़ा बिल्कुल। रस आता है। लोक ने कभी ये अलग नहीं किया, लोक हमेशा सबको जोड़ के चला है। हाँ और वो ज्यादातर लोग खुद करते। मुझे याद आ रहा है गाजीपुर जहाँ के हम हैं,
वहाँ के हाँ धोबिया हाँ नाथ बहुत प्रसिद्ध है। तो हाँ हाँ बाबू नंदन धोबी थे जो कि यहाँ अपना उत्सव मनाने आए थे लाल किले पे। तो उनको जी जब जी मैंने इंटरव्यू किया तो भोजपुरी में ही कहा, हम भोजपुरी में ही बतियाई दे। उनका हाँ ठीक है। तो फिर आखिर में चलते चले, अरे बहन जी गनवो हम ही लिख ली। हाँ मतलब जो गाना है उसमें नृत्य तो किया है, लेकिन वो गाने के शब्द भी उन्हीं ने लिखे हैं, उसका हाँ सब संयोजन भी उन्हीं ने किया है। हाँ तो हाँ ये हाँ जो कंपोजर और ये जो अलग अलग होने वाली बात है, कि हमारे लोक कलाओं में तो है ही नहीं। बिल्कुल। सद्य स्फूर्त कलाएं हैं बिल्कुल से। जितना हम लोग इन सब में इन्वॉल्व होंगे, जितना उसके पूर्व रंग में नेपथ्य में भी जुड़ेंगे, जी जी उतना जी। हमारा ज्ञान वर्धन होता है। ये हमारी संस्कृति जो है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। ये जो लोग जिसको हम लोग कह करके अलग कर देते हैं, वो लोग हाँ तो रोजमर्रा की जिंदगी है। खास करके हमने देखा मणिपुर वगैरह जो पूर्वांचल की जगह है, वहाँ तो एक एक चीज अभी भी रिचुअल से जुड़ी हुई है। वहाँ का संगीत और अभी भी। तो हमारे यहाँ संस्कार गीत देखिए, जन्म से की सोहर से लेकर के शादी हाँ ब्याह गीत, हल्दी का, और सब हर कुछ। अवसर के जो गीत सोहर हैं। के, गाड़ी गाड़ी शादी ब्याह में, हाँ ये हाँ सब बहुत पारंपरिक रूप से। अब ये सब नई पीढ़ी में की लड़कियों में नहीं है, क्योंकि वो उनकी माओ को भी याद नहीं है। अब नानी दादी को याद है, तो हाँ, नानी दादी के आजकल पास लोग। फैशन चल गया है ना, फिल्मी गानों चला करके लेडी संगीत कर देने का। हमारे जमाने में हाँ ऐसा नहीं था। बैठ करके हर हाँ अवसर के गाए जाते थे। अगर वो चावल चढ़ाया जा रहा है या हल्दी चढ़ाई जा रही है, तो हर चीज के गीत हुआ करते थे, हर अवसर के गीत होते थे। और वहां पर उस इस लेकर के। पारंपरिक अवसरों में ये प्रस्तुत पंपति बड़ी काम आती थी, जो गाती थी महिलाएं, जी कि जी वो जी, तुरंत का तुरंत। बिल्कुल बिल्कुल। कौन कौन चाचा ससुर आए हैं, कौन मामा, सबके नाम ले लेके वो कुछ कुछ बातें बिल्कुल कहती थी, बड़ी दिलचस्प। जी जी। और आपके उसका एक बाद आनंद। में इसका हमने एक बड़ा शास्त्रीय रूप देखा। मुझे याद है हाँ कि देश पांडे जी के यहाँ शादी थी, और हमारे रिश्तेदारी में हमारे जो लड़का था हमारे रिश्तेदारी से था, और जो लड़की थी वो देश पांडे जी की बेटी थी। तो हाँ वहाँ जब कलेवा के समय जो बंदिशें गाई गई हैं, हम आज तक नहीं भूलते हैं। अलग अलग राग ताल में रची हुई वो बंदिशें थी उनकी, बहुत हाँ सुंदर हाँ सुंदर। तो पहली बार हमने देखा कि लोक मर्यादा को निभाते हुए उसमें शास्त्रीय तत्व का इतना सुंदर संयोजन था कि वो मुझे आज तक भूलता नहीं है। पर वो तो चूंकि वो शास्त्रीय संगीत से जुड़े हुए थे और बहुत अच्छे तबला वादक हैं, तो इसलिए वहाँ हुआ। लेकिन ये परंपरा है लोक में। अच्छा, तो ये जो समृद्ध अंतर परिवारों से। संबंध, आप जो अंतर संबंध की बात कह रहे हैं, आप हाँ देखिए विष्णु धर्मोत्तर पुराण की कथा तो सबको पता है कि राजा व्रत जब मूर्ति शिल्प हाँ सीखने के लिए गया, तो उसने कहा कि आपने कभी नृत्य सीखा है? उसने कहा कि नहीं, हाँ हमने नहीं सीखा। तो उसने कहा कि हाउ डू यू नो योर लाइन्स, अगर आपने जाना नहीं है तो। हाँ वो सब हमारे सब। ख्याल से पूरी पूरी बिरादरी उस कथा से हाँ, वाकिफ होगी। जुड़ी तो हुई जिस है बिल्कुल। तरह से, और आज भी देखिए नृत्य अगर है तो उसके साथ संगीत है, उसके साथ साहित्य है, उसके साथ, और आजकल तो कितने सारे प्रोजेक्शन है, प्रकाश संयोजन है, ध्वनि व्यवस्था है। ये सारी चीजों का ज्ञान जरूरी है। कल समीक्षक की जिम्मेदारी है कि इन सारी चीजों को समझ सके और समझा सके। हमारे यहाँ कलाएं दो तरह की कही गई, कार्यत्री प्रतिभा और भावयित्री प्रतिभा। तो कार्यत्री प्रतिभा तो कलाकार निर्माण करती है, और भावयित्री प्रतिभा जो है वो हमारे जैसे लोगों का काम है, जो भावन करा सके, महसूस करा सके कि उसके अंदर सौंदर्य क्या था, क्या खूबसूरती थी, क्या अच्छी बात कही गई है। तो भावयित्री प्रतिभा का भी अपना आस्वाद है। और भवभूति कह गए हैं माँ सरस्वती से जब उन्होंने प्रार्थना की थी। तो रसिकों का भी क्या महत्व है। हाँ समीक्षक क्या होता है? एक रसिक ही तो होता है, रस बिल्कुल, लेता है और उसके रस को व्यक्त करता है। व्यक्त करता है, शेयर करता है। तो भवभूति ने माँ सरस्वती से प्रार्थना की थी कि अरसिकेषु कवित्व निवेदनम शिरसि माँ लिख माँ लिख माँ लिख।
किसी अरसिक के सामने अपने कवित्व का निवेदन करना पड़े, अपनी कला का प्रदर्शन करना पड़े, हे माँ वो मेरे भाग्य में मत लिखना। और ये कबीर कह गए हैं, निंदक नेरे राखिए आंगन राखिए सभाए। ये सब आजकल लेकिन बड़ा मुश्किल है। लोग अगले दिन नमस्ते करना पसंद नहीं करें। अगर उनको लगे कि समीक्षा ऐसी आ गई है तो फिर वो बहुत खिन्न खिन्न से घूमेंगे। पर खैर कोई हमारी दीदी निडर है, उनको कोई चिंता नहीं है। हमें नहीं, यही बहादुरी आपकी बहुत पसंद है दीदी। नहीं, पर हम बहुत सौभाग्यशाली रहे कि मुझको संपादक बहुत अच्छे मिले। फ्रॉम द वेरी हाँ, बिगनिंग हमने लखनऊ में शुरुआत की थी। अमृत विचार पत्रिका का एक ग्रुप का एक पत्र निकलता था, अमृत प्रभात। तो अमर उसके जो प्रभात। संपादक थे, जब पहली बार किसी के बारे में लिखा और कोई लड़ने पहुंच गए थे वहां, तो उन्होंने हमें बुलाया और कहा कि देखिए मैं तो संगीत जानता नहीं, ये मेरे विशेषज्ञ हैं, आप इनसे अपनी शंका का निवारण कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने ऐसे कैसे लिख दिया। हमने कहा देखिए जो लिखा है, आप ये अखबार है, मैं आपको पढ़ के सुना देती हूँ या तो आपने खुद ही देखा है। आप ये बताइए कि इसमें कहीं पर भी झूठ लिखा है क्या? जो लिखा है वो सच लिखा है कि नहीं, आप ये बताइए। तो बोले सच लिखा है, इसका मतलब थोड़ी कि आप इस तरह से इज्जत उतार देंगे। मैं कहा आपको अपनी इज्जत का ख्याल रखना पड़ेगा। ये तो आपका दायित्व है कि उस इज्जत की रक्षा करें। जब आप ये राग बजा रहे हैं, इसके अंदर निश्चित स्वर का प्रयोग कर रहे हैं, देखिए हमने इतना तक आपको बताया कि किस जगह पे आपने उसका इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहिए तो रिकॉर्डिंग आप सुन करके देख लीजिए, और अगर मैं गलत कह रही हूँ तो मैं आपसे क्षमा मांगने को तैयार हूँ। और उस समय तो बहुत भटकते हुए पाँव चले गए। बहुत वर्षों बाद दिल्ली में उन्होंने मुझसे स्वीकार किया कि दीदी अगर आपने उस समय मुझे नहीं टोका होता तो आज मैं वहाँ नहीं होता जहाँ आज। तो सही ये रास्ते बात है। रोकना भी बहुत जरूरी है, वरना देखिए नासमझ तालियां बड़ा गुमराह कर देती हैं आजकल के उभरते हुए कलाकारों को। हाँ, अभी सुमन डूगा बहुत खुश है आपसे बातचीत ये देखकर। प्राउड ऑफ यू एज ऑलवेज फॉर योर कमेंट्स। और विलास जानवे जी ने उदयपुर से कहा है कि दीदी को सुनना बहुत अच्छा लगा। और मार्च के भी वो माइन के बहुत अच्छे कलाकार हैं, संस्कृति कर्मी, और वहाँ के जोन के अधिकारी रहे हैं विलास जानवे। क्या बात है वो। वो भी इस पे। और ये अब हमारे पास अभी 7-8 मिनट बाकी है दीदी। जी, संजय पटेल कह रहे हैं कि दीदी हो और बेगम अख्तर की बात ना हो तो फिर कैसे बात पूरी होगी। बेगम अख्तर की सबसे बड़ा सौभाग्य मेरा ये था कि उन्होंने पंडित अरविंद पारिक से सितार सीखा था एक जमाने में। जी जी। तो वो एक तरह से मेरी गुरु बहन, उनके यहाँ आज भी वो सितार रखा हुआ जिस पर वो अभ्यास करती थी। और वो हाँ इतनी मजेदार उनकी जो बातचीत हुआ करती थी। हमारे गुरुजी ने उनसे कहा कि देखिए आप यहाँ सीखती हैं और लखनऊ जाकर के फिर सितार अलग रख देती हैं, तो रियाज तो चलना चाहिए। तो बोली अपने जो उनका मखसूस ठहाका था उसके साथ कि देखिए हाँ शुरुआती शागिर्द को गुरु की निगरानी में ही रियाज करना चाहिए, वरना मामला गड़बड़ हो जाता है। तो बात तो उन्होंने बड़े मार्के की कही, लेकिन उस ठहाके के साथ, उस शैतानी भरी अपनी हंसी के साथ कि हम सारे लोग उस समय हंस पड़े। तो उसकी वजह से मुझे ये फख्र हासिल हुआ कि उनको बहुत नज़दीक से सुनने को मिला है। जो उनकी ज़ाती महफिलें बम्बई में उस ज़माने में 74 के ज़माने में हुआ करती थी, उसमें अक्सर हमने उनके साथ तानपुरा बजाने का भी, बल्कि हरिराज संगीत सम्मेलन बहुत बड़ा वो जो सुर संगार संसद का हुआ करता था, उसमें हाँ तस्वीर भी मेरे पास कि वो गा रही हैं और सुनने पे। तो इस तरह का फख्र उनके साथ। और बहुत उदार थी वो, बहुत उदार थी। कोई भी गजल पूछो फौरन हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ हाँ। बहुत प्यार से, बहुत ही शाइस्तगी उनके में कूट कूट के भरी हुई थी। संजय भाई जो कह रहे हैं वो हर साल मुझे वो भेजते हैं। संगीत सरिता एक कार्यक्रम है सुबह विविध भारती पे प्रसारित होता है, तो उनकी हाँ हाँ। आर्काइवल रिकॉर्डिंग्स पे वो है मेरा उनका इंटरव्यू क्या, उनके ऊपर एक श्रृंखला। ये छाया अच्छा जी। गांगुली जी जिस समय प्रोड्यूसर थी, उन्होंने, और उन्होंने भी किस तरह से मुझको पकड़ा था। वो मुझे बिल्कुल नहीं जानती थी, मैं उनको बिल्कुल नहीं जानती थी। बम्बई में एनसीपीए में एक सेमिनार हो रहा था तानपुरे पर, उसमें हमने कुछ और एक नेहरू सेंटर में बिरजू महाराज की कार्यशाला में हमने एक आध कुछ सवाल पूछे होंगे।
इन 2 प्रश्नों के आधार पर उन्होंने हमसे कहा कि मैं चाहती हूँ कि आप बेगम अख्तर पे मेरे लिए एक प्रोग्राम कर दें। तो हमने कहा कि मुझे लगता है आपको कुछ गलतफहमी हो गई, आई डोंट थिंक वी हैव मेट अर्लियर। बोले नहीं वो तो नहीं। बोले हमने कहा मेरा नाम भी नहीं जानती हैं और आप इतना बड़ा काम मुझे दे रही। बोले नाम जानने की ज़रूरत नहीं, मुझे खाली 2 चीज़ें देखनी थी, आपकी जानकारी और गहराई और आपकी वॉइस की टोनल क्वालिटी और भाषा पे आपका अधिकार मैंने दोनों परख लिया है। कल वहाँ पे जिस तरह के सवालात आपने पूछे और आज यहाँ पे जिस तरह के सवालात आपने पूछे, तो मुझे पता है आपकी गहराई का, मुझे पता है कि भाषा पे अधिकार का, मुझे पता है कि टोनल क्वालिटी का, मुझे इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आप बस आ जाइए। और हम गए, उन्होंने ढेरों रिकॉर्डिंग्स अपने टेबल पर रख दी, कहा कि ये सारी रिकॉर्डिंग्स में आपको जो चाहिए वो सुनाइए और आप अपनी बात कहिए, मुझे आपकी बातों के जरिए उनको पेश करना है। और फिर ये पूरी श्रृंखला प्रसारित हुई थी, वो हर साल उनकी बरसी पे प्रसारित होती है और हम तो कभी देखने कभी भूल जाते हैं और संजय भाई हमें वो याद दिलाते हैं कि वो हो रही है। देखिए संजय भाई इंदौर में संगीत के बहुत प्रतिबद्ध गुणी जी रसिक हैं। हाँ, बहुत गुणी रसिक हैं, बहुत लोगों को उन्हें पेश किया, बहुत लोगों से बहुत ज़ाती ताल्लुकात रहे हैं, संगीतज्ञों से, साहित्यकारों से, फिल्म के लोगों से, मतलब कुछ भी साहित्य संगीत कला सबसे उनका जुड़ाव रहा। इस दौर में जो यहाँ हमारे देश के अनेक हिस्सों में, जैसे हमें अपने शहर की बात करो, फिर और भी जगहों पर मैंने देखा है, अब जी समीक्षा तो खत्म हो गई, समाप्त हो गई है। अ, अब वो कवरेज की तरह है, सूचना की तरह है, और उतना ही ज्यादा लेकिन वो मैंने आपको कलाकार बताया भी। समीक्षा के अंदर एक बार यामिनी कृष्णमूर्ति जी ने मुझे कहा था कि पता है तुम्हारी समीक्षा मुझे क्यों प्रिय है? हमने कहा क्यों? बोले इसलिए कि तुम काम की बात लिखती हो, तुम्हें क्या अच्छा लगा उसकी बात करती हो, वरना बाकी लोग जो हैं वो 2 पैसे की धनिया 2 पैसे की मिर्ची, ये पूरी फहरिस्त होती थी कि उन्होंने ये नाचा ये नाचा ये नाचा ये नाचा, ये गाया ये गाया ये गाया। तो समीक्षक को ये फहरिस्त नहीं पेश करनी, तो जितने सुनने गए हम सबको पता है कि उन्होंने क्या क्या गाया क्या क्या नाचा, उसके अंदर क्या तत्व था, कहाँ कलाकार की अपनी आत्मिक उपस्थिति थी, कहाँ उस नृत्य और या उस संगीत के उन क्षणों में। देखिए हमारे संगीत में सुरों में वो तासीर होती है कि अगर एक क्षण को सच्चा सुर लग जाए हाँ, तो एक ऐसी कौंध पैदा होती है कि जो आपको अंदर अंदर तक सही बहुत बात। जमाने तक उसका उजाला आपको अंदर तक बिखरता हुआ महसूस होता है। तो वो बात जो है, उस बात को पकड़ना, उस बात को कन्वे करना, उस बात को समझना, उस बात का रसास्वादन करना और फिर उसको करना, हम लोग का दायित्व है कि हम लोग कला को सुगंध को दूर दूर तक फैलाएं। हॉल में तो गिनती के लोग होते हैं, बाकी लाखों करोड़ों लोगों तक अगर कलाकारों का यशोगान पहुंचता है तो हमारे जरिए पहुंचता है। तो यशोगान के साथ साथ अगर कहीं ये गुंजाइश है कि उनका थोड़ी सी बढ़ोतरी हो सके तो उसे शुभाशंसा के भाव से लिया जाना चाहिए। देखिए अंग्रेजी में क्रिटिसिज्म शब्द है, आलोचना, हिंदी में उसको समालोचना कहते हैं, समीक्षा कहते हैं, सम्यक ईक्षण, गुण दोष विवेचन। गुण की भी बात की जाती है, दोष की भी बात होनी चाहिए और वो जरूरी है, वो हमारा दायित्व है। अगर हम नहीं करेंगे तो शायद बताने वाला कोई ना हो। पुराने जमाने में देखिए गाने बजाने के बाद एक विद्वत चर्चा का दौर चलता था। ये संगीत समीक्षा तो ये अभी मुश्किल से 100 साल पुरानी चीज हो गई, वो भी विदेश से आई हुई। वरना हमारे यहाँ क्या होता था, महफिलें होती थी, उसके बाद बैठ करके लोग कहते थे कि अरे ये इन्होंने गाया तो इसका ये सुर कैसे लगाया और ये कैसे किया और इस बंदिश में ये बात कैसे पैदा कर दी, बंदिश तो कभी बदली नहीं जा सकती और इसके अंदर इस राग का ये बर्ताव किया गया है तो इस बंदिश की बर्ताव इस तरह से होना चाहिए था, इसमें इसका बर्ताव उन्होंने गलत कैसे। इतनी बारीकी से समीक्षा होती थी। तो जो सुनने वाले इर्द गिर्द बैठे होते थे वो एक तरफ तो आधा मनोरंजन होता था अब और दूसरी 15 तरफ। सेकंड रहेगा। तो 15 सेकंड। आप समापन करिए, मेरी ओर से बहुत धन्यवाद आपका। और कि आप मैं बहुत कृतज्ञ हूँ दीदी, सच में। बहुत धन्यवाद आपका और मुझे बहुत अच्छा लगा इतने सारे लोगों ने जोड़ने की जहमत फरमाई और इतना सारे हमें शुभकामनाएं दी।